मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है मेरू, मेरे इतनी क्लोज मत आया करो। अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो तुम मेरी ये इंसेंटिसी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आदिल शाह ने उसे आखिरी बार वार्न किया। आदिल और मेहरू के बीच 10 साल का बड़ा गैप था। मेहरू अभी सिर्फ 16 साल की थी, बेहद मासूम और नासमझ। दादाजी ने बचपन में ही उनका निकाह तय कर दिया था, लेकिन आदिल चाहता था कि मेहरू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद ही उसकी विदाई हो। एक शाम मेहरू हाथ में कॉफ़ी ले आदिल के कमरे में आई कि अचानक लाइट चली गई। मेहरू अंधेरे से बहुत डरती थी। डर के मारे वो सीधा उछलकर आदिल की गोद में जा बैठी। आदिल के होठ जैसे ही उसकी गर्दन से टच हुए, उसके सब्र का बांध टूट गया। वह बेकाबू होकर मेहरू के वजूद को अपने हाथों से महसूस करने लगा। कमरे में बाहर से आ रही मध्यम रोशनी में आदिल बिल्कुल सुध-बुध खोकर खड़ा था। मेहरू की गर्म सांसें उसके सीने को जला रही थी। उसके जिस्म की नरमी आदिल के लिए खुद पर काबू रखना नामुमकिन बना रही थी, जबकि मेहरू इन जज्बातों से पूरी तरह अनजान थी। आदिल भाई, प्लीज़ लाइट ऑन कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। आदिल ने एक जुनूनी पागलपन के साथ उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मेहरू के होठों से एक सिसकी निकली। आदिल उसके कान के पास झुका और उसकी धड़कनों को जैसे मुट्ठी में लेते हुए बोला, भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। मेहरू ने हैरान होकर आदिल के चेहरे की ओर देखा। उसने आदिल के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आदिल के चुंगल से निकलना अब उसकी बस की बात नहीं थी। ए आप क्या कर रहे हैं आदिल भाई? तुम फिर वही गलती कर रहे हो मेरी जान। आदिल ने उसके गालों को थामते हुए उसके होठों पर अपनी नज़रें जमा दी। आप बहुत गंदे हैं। मैं अभी जाकर दादी से आपकी शिकायत करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि आप मेरे साथ गलत कर रहे थे। मेहरू की बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भर गई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये मासूमियत आदिल की आँख को और ज़्यादा भड़का रही है। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। जाओ दादी को सब बता दो ताकि वो हमारी विदाई की रस्म जल्द से जल्द पूरी कर दे। ये कहकर आदिल ने उसे दोबारा अपनी गोद में बिठाया। उसने मेहरू के कंधे से बाल हटाए और अपनी मोहब्बत का निशान वहाँ छोड़ दिया। मेहरू ने उसे खुद से दूर करने के लिए उसकी गर्दन पकड़ ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, आदिल ने उसकी गर्दन पर अपनी चाहत की मोहर लगा दी। मेहरू के होठों से एक हल्की सी चीख निकली और जब आदिल हटा तो उसे भरी हुई और शिकायती नज़रों से देख रही थी। शौहर हो तुम्हारा, निकाह हुआ है हमारा, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी क्लियर की थी। मेहरू ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। उसे सब पता था, पर वो जानबूझकर अनजान बन रही थी, क्योंकि चाची ने उसे सख्ती से मना किया था कि आदिल के सामने कभी इस बात को एक्सेप्ट मत करना। इसलिए वह आदिल से इस बारे में बात नहीं करती थी और ना ही कभी सच जाने की कोशिश की थी। वो बाकी कजिन्स की तरह उसे भी भाई ही कहती थी। लेकिन आज आदिल के सब्र का बांध टूट चुका था। ये शब्द सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। आज उसने ठान लिया था कि वो इस लड़की को ढंग से समझाएगा कि उनके रिश्ते की असलियत क्या है। मेहरू को खोया हुआ देखकर आदिल ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो एकदम से हकीकत में वापस आई। वो उसकी गोद से उतरने ही वाली थी कि आदिल ने उसे और भी करीब खींच लिया। वो एक बार फिर उसकी नाजुक गर्दन पर अपनी चाहत का जुल्म करने लगा। मेहरू के मुंह से लगातार सिसकियाँ निकल रही थी, जिससे आदिल का जुनून और भी बढ़ता जा रहा था। प्लीज़ मत कीजिए, अगर किसी ने देख लिया तो, उसने सिसकते हुए कहा। ये तुम्हारी सज़ा है। पर मैंने किया क्या है? मेहरू ने मासूमियत से पूछा। इतने टाइम से तुम्हें हमारे रिश्ते की सच्चाई पता थी, फिर भी तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही थी, मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही थी। तुम्हें एक पल के लिए भी मुझ पर तरस नहीं आया, ना ही तुमने मेरे दिल की हालत की कदर की। अब तुम्हें अपने ही सारे गुनाह की भरपाई करनी होगी। ये कहकर आदिल ने उसे जोर से बेड पर पुश कर दिया। आई एम रियली सॉरी, मुझे चाची ने मना किया था, वो धीमी आवाज़ में बुदबुदाई। और मुझे क्या पता था कि मेरा आपके कमरे में आना आपको बुरा लगता है। अगर मुझे आइडिया होता तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारा आना मुझे बुरा लगता है? वो अपनी गहरी आंखों से सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रहा था। आप खुद ही तो कहते थे कि मैं आपके सब्र का इम्तिहान लेती हूँ, क्योंकि तुम्हारी नज़दीकी मुझे बहका देती थी, और जब मैं बहक जाता तो तुम मुझे खुद से दूर कर देती थी। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा था क्योंकि मुझे लगा तुम्हें हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की समझ नहीं है। मुझे सब पता है। जब हमारी शादी हो जाएगी तो रात के वक्त आप मुझे प्यार करेंगे। कहते कहते वो अचानक रुक गए। उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा गई और उसके गाल अंगारे की तरह लाल हो गए। आदिल उसकी इस अचानक खामोशी से थोड़ा इरिटेट हुआ। बोलो, चुप क्यों हो गई? मुझे बताओ कि शादी के बारे में तुम्हें और क्या क्या पता है। मुझे शर्म आ रही है,
उसने अपना सिर आदिल के सीने में छुपाते हुए कहा। आदिल पहली बार उस छोटी सी लड़की का ये नया रूप देख रहा था। अगर आज वो उसे सवाल ना करता तो शायद वो कभी उसे सच ना बताती और अगले कई सालों तक आदिल के जज्बातों के साथ ऐसे ही खेलती रहती। आदिल ने उसकी धड़कनों को अपने हाथों से हल्के से दबाया तो वो तड़प कर तेजी से नीचे की तरफ खिसक गई। प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे भी तो ऐसे ही बेचैनी होती थी जब तुम मेरे करीब आती थी और फिर अचानक दूर हो जाती थी। मुझे लगता था जैसे हमारे बीच सदियों का फासला हो। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने मुझे कितना तड़पाया है। आदिल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें परेशान ना करूं और तुम्हें बेचैनी ना हो तो मुझे जल्दी बताओ कि शादी के बारे में तुम्हें और क्या पता है। मेरू ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरी सहेलियों ने मुझे बस इतना ही बताया था कि आप मुझसे प्यार करेंगे, मुझे किस करेंगे और फिर 1 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और मेरा बेबी हो जाएगा। ये कहकर वो खामोश हो गई और अपनी पलकें झपकाते हुए आदिल के चेहरे को देखने लगी। आदिल के लिए अब उसकी इस मासूमियत पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसने मेहरू के चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए मधोश लहजे में पूछा, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो या अपनी मासूमियत से मुझे पागल करने की कोई नई ट्रिक आजमा रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ एक किस करने से बच्चा हो जाता है? मेहरू ने मासूमियत से हाँ में सिर हिलाया। मूवीज़ में भी तो ऐसा ही होता है ना, हीरो हीरोइन को किस करता है, फिर वो एक दूसरे को हक करते हैं और सो जाते हैं और कुछ दिनों बाद हीरोइन प्रेग्नेंट हो जाती है। उसने बड़े जोश में जवाब दिया। वह आदिल की नज़दीकी से बुरी तरह बेचैन थी और किसी बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। आज उसकी अपनी फीलिंग्स भी बहुत अलग थी, जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आदिल उसकी बातें सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हुआ। उसने उसकी छोटी सी नाक खींचते हुए कहा, आज तुम्हारी गलतफहमी मैं दूर कर दूंगा। क्या मतलब है आपका? मेहरू ने जैसे ही आदिल की नज़रें अपने होठों पर देखी, उसने फौरन अपने हाथों से अपने होठ छिपा लिए और ज़ोर ज़ोर से सिर हिलाने लगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे किस मत कीजिएगा। अगर मेरा बेबी हो गया तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी? सबको पता चल जाएगा कि हमने किस किया था। आदिल ने उसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे की तरफ धकेल दिए। इसी बीच लाइट आ गई और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। अब वो मेहरू के चेहरे के हर एक्सप्रेशन को साफ देख सकता था, जहाँ डर और शर्म एक साथ झलक रहे थे। तुम 2 मिनट यही रुको, यहाँ से 1 इंच भी मत हिलना, वरना मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। आदिल ने वार्निंग दी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा लॉक किया, मेहरू ने मौका पाकर वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन आदिल उससे भी ज़्यादा फुर्तीला निकला। उसने वॉशरूम के दरवाजे के बीच अपना पैर अड़ाया और फौरन अंदर दाखिल हो गया। प्लीज़ मेरे पास मत आइए, मेहरू चिल्लाई थी। आज मैं तुम्हें बहुत कुछ समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम पर मेरा पूरा हक है। आदिल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर डराने वाले अंदाज में कहा। जो औरतें अपने शौहर को अपने करीब आने से रोकती हैं ना, खुदा उनसे नाराज़ हो जाते हैं। मुझे आप पर यकीन नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। ये सब सिर्फ मुझे किस करने के लिए कर रहे हैं, है ना? मेहरू ने शक भरी नज़रों से कहा। आदिल ने अपनी मुस्कुराहट को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। वो अब शावर के नीचे खड़ी थी। आदिल की स्माइल और भी गहरी हो गई। अब इस तरह डरावने तरीके से मत मुस्कुराए, मुझे डर लग रहा है, उसने घबरा कर कहा। ठीक है मेरी जान, आदिल ने धीमे से कहा और शावर ऑन कर दिया। दोनों पानी में भीगने लगे। मेहरू की आंखें बार बार बंद हो रही थी और उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। आदिल ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। थोड़ी देर बाद जब आदिल उससे अलग हुआ तो मेहरू अपने सीने पर हाथ रखकर पानी के नीचे से हटी और तेज़ तेज़ सांसें लेने लगी। उसकी हालत देखने लायक थी। आदिल उसे इस हाल में देखकर बहुत एंजॉय कर रहा था। ये आपने क्या कर दिया आदिल जी? उसने जिस लहजे में उसका नाम लिया, आदिल को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में कस लिया हो। उसे अपना नाम पहले कभी इतना खूबसूरत नहीं लगा था। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, आदिल की जान, ये कहकर उसने फिर से उसे अपने करीब खींच लिया। आदिल ने अपने हाथ उसके बालों में फंसाए और उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। उनका हाइट डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। मेहरू मुश्किल से उसके कंधों तक आती थी। आदिल ने फिर से उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन्हें चूमने लगा। इस दौरान आदिल के हाथ उसकी बॉडी पर मूव कर रहे थे। कभी वो उसकी धड़कनों को महसूस करता तो कभी उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता। मेहरू पूरी तरह बेकाबू हो रही थी। उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। जब आदिल दूसरी बार उससे अलग हुआ तो मेहरू ने आदिल की शर्ट को मजबूती से पकड़ रखा था और उसके गले लगी हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, उसने मासूमियत से कन्फेस किया।
मुझे बताओ, क्या तुम्हें मज़ा आया? आदिल ने सवाल किया तो खामोशी से उसकी आंखों में देखने लगी और शर्मा कर अपनी गर्दन झुका ली। लेकिन आदिल जी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें अचानक आंसुओं से भर गई। क्या हुआ? आदिल बेचैन होकर उसके आंसू पोंछने लगा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मैं सब घर वालों को क्या जवाब दूंगी? आदिल समझ गया कि वो किस प्रॉब्लम की बात कर रही है। उसने भी मासूम बनकर सिर झुकाया और बोला, हाँ, प्रॉब्लम तो बड़ी है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। सॉल्यूशन क्या है? प्लीज़ मुझे बताइए ना, मेरू ने बड़ी उम्मीद से पूछा। अगर तुम 1 महीने तक रोज़ रात को मेरे कमरे में आओगी और जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगी तो तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें किस किया है। बताओ, क्या तुम्हें मंजूर है? अगले 30 दिनों तक तुम्हें रोज़ मेरे पास आना होगा। ये सुनकर मेहरू और भी परेशान हो गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप बहुत बुरे हैं। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। आदिल ने उसे गुस्से से घूरा। मेरू फौरन पलट गई। मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। मैं तो बस मजाक कर रही थी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं रोज़ आपके पास आ जाया करूँगी, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आप मुझे प्रेग्नेंट नहीं करेंगे। मेरू ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। आदिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मेरी जान, जब तक हमारी सुहागरात नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं करूँगा। लेकिन उस रात तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी? उसने हल्के से उसके गाल थपथपाए। जी, समझ गए। मेहरू ने मासूमियत से सिर हिलाया। चलो अब आओ और मेरे पास लेटो। आदिल ने अपना अगला हुक्म सुनाया। मेरू फिर से परेशान हो गई। मुझे अपने रूम में जाना है। क्या तुम इस हालत में बाहर जाओगे? देखो, तुम्हारे कपड़े पूरी तरह गीले हैं। तो फिर मैं क्या करूं? थोड़ी देर रुको। जब हवेली के सब लोग सो जाएंगे मैं खुद तुम्हें तुम्हारे रूम तक छुड़ाऊंगा। ठीक है, आदिल ने उसके गालों को चूमते हुए कहा। उसने एक बार फिर उसकी कमर को अपनी बाहों में भर लिया और उसे प्यार करने लगा। मेहरू फिर से उन जज्बातों में खोने लगी। उसने अपने हाथ आदिल की गर्दन में डाल दिए और लगभग उसके सहारे ही खड़ी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आदिल का मूड पूरी तरह खराब हो गया। इस वक्त कौन आ गया? उसने गुस्से में दरवाजे की तरफ देखा। मेहरू डर के मारे आदिल के पीछे छिप गई और उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली। उसे पता था कि सिर्फ आदिल ही उसे इस सिचुएशन से बचा सकता है। चुप हो जाओ, आवाज़ मत निकालना, मैं देखता हूँ कौन है। आदिल ने उसे तसल्ली दी। मैं ड्रेसिंग रूम में छिप जाती हूँ। मेहरू घबराकर वहां से भागी। आदिल ने दरवाज़ा खोला तो सामने परवेश खड़ा था, जो चंबाई लेते हुए अंदर आने लगा। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? बाहर निकलो। आदिल ने उसे रोका। यार, मेरे कमरे का हीटर खराब हो गया है, आज तेरे साथ सो जाओ? परवेज ने पूछा। नहीं, आदिल ने साफ जवाब दिया। परवेज हैरान रह गया क्योंकि आदिल ने उसे कभी मना नहीं किया था। आदिल के चेहरे के बदलते रंग देखकर परवेज एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, अगर कोई और बात है तो शेयर कर सकता है, मैं पूरी मदद करूंगा। आदिल ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। परवेज सिर खुजलाता हुआ वापस अपने कमरे की तरफ चला गया। आदिल ने जैसे ही ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खटखटाया, मेहरू बिजली की रफ्तार से बाहर निकली और पीछे देखे बिना भागी। आदिल उस वक्त रूम का दरवाज़ा लॉक कर रहा था। मेहरू का सिर सीधे दरवाजे से जा टकराया। वो वही ज़मीन पर बैठ गए और छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। आदिल ने अपना माथा पीट लिया। उसे इस लड़की की फिक्र भी हो रही थी और उसकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आ रहा था। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरू ने रोते हुए ना में सिर हिलाया। मेरा सिर फूट गया और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे यहाँ ना रोकते और मुझसे इस तरह प्यार ना करते तो मुझे ऐसे छिपना नहीं पड़ता। मेहरू ने सारा इल्ज़ाम आदिल पर डाल दिया। ओह हेलो मैडम, क्या मतलब है आपका? कौन से गलत तरीके से प्यार किया है मैंने आपके साथ कोई नाजायज़ तरीका इस्तेमाल नहीं किया है। जायज़ तरीके से बस ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि आप मेरी बीवी हैं और हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। मैं जहाँ चाहूँ आपसे रोमांस कर सकता हूँ। ये कहकर आदिल फिर से उसके करीब आया और उसकी धड़कनों के साथ शरारत करने लगा। मेरू उसकी इस गुस्ताखी पर पूरी तरह काँप उठी। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, उसने मिन्नत की। आदिल खामोशी से उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन को देख रहा था। ठीक है, लेकिन तुम्हें अगले 30 दिनों तक लगातार मेरे पास आना होगा। अगर नहीं आओगी तो उसी दिन प्रेग्नेंट हो जाओगी। और खबरदार, जो तुमने गूगल या यूट्यूब पर जाकर इस बारे में कुछ भी सर्च करने की कोशिश की। मैं तुम्हारा शौहर होने के नाते तुम्हें मना कर रहा हूँ। तुम्हारी नन्ही सी जान है, तुम डर जाओगी।
वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें प्यार से एक एक करके खुद समझाऊंगा, समझी? जी। उसके गले से एक बहुत धीमी आवाज़ निकली और वो तेज़ी से कमरे से बाहर भाग गई। उसके जाने के बाद आदिल दीवार का सहारा लेकर खुलकर मुस्कुराया। मेरी प्यारी बुलबुल। उसने अपना सिर झटका। सीने की आग अब काफ़ी हद तक शांत हो चुकी थी। वो बालकनी में जाकर खड़ा हुआ और सिगरेट सुलगा ली। ये लड़की उसे जान से भी प्यारी थी। बचपन से ही वो उससे प्यार करता था। उसे याद था कि उसने मेहरू के 18 साल के होने का कितना बेसब्री से इंतज़ार किया है। लेकिन अब सब्र का बांध टूटने लगा था। वो 16 साल की हो चुकी थी और उस पर जवानी पूरी तरह बरस रही थी। उसका भरा पूरा जिस्म और खूबसूरत नयन नक्श किसी को भी मदहोश कर सकते थे। वो जब भी आदिल के आसपास होती, उसका खून जोश मारने लगता। उसका बस नहीं चलता था कि उसे अपनी बाहों में भर ले और दुनिया भूल जाए। वो सिर्फ उसके 18 साल के होने का इंतज़ार कर रहा था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरू अनजाने में ही उसके इतने करीब आ जाती थी कि आदिल का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता था। आज भी वही हुआ। जब वो कमरे में आई और लाइट चली गई, मेहरू की चीख और उसका आदिल के गले लग जाना, यही वो पल था जब आदिल का कंट्रोल टूट गया। वो उसकी बीवी थी, उसके निकाह में थी, उसके लिए जायज़ थी। बस यही सोच उसके लिए काफ़ी थी। उसने सब भुलाकर उसे जी भरकर प्यार किया और उसे एहसास करा दिया कि वो पूरी की पूरी आदिल की है। उधर मेहरू जब अपने कमरे में पहुंची तो उसकी सांसें अभी भी उखड़ी हुई थी। काफ़ी देर तक वो आईने के सामने खड़ी अपने भीगे वजूद को देखती रही। उसे खुद से शर्म महसूस होने लगी थी। जहाँ जहाँ आदिल ने उसे छुआ था, वो उन जगहों पर प्यार से सहला रही थी। दिल की हालत अजीब थी और उसका वजूद फिर से उसी शख्स की तलब करने लगा था जिसने अभी उसके पूरे वजूद पर अपने नाम की छाप छोड़ी थी, आदिल शाह। उसके होठ धीरे से फड़फड़ाए। आपको मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। वो बेचैन होकर बेड पर बैठ गई, लेकिन अचानक उसे याद आया कि रात के 11 बजे अम्मी उसके कमरे में चेक करने आती है कि वो सोई है या नहीं। उसे आदिल के कमरे में ही 11 हो गए थे। उसने जल्दी से कपड़े चेंज किए, लाइट बंद किया और चादर ओढ़कर लेट गई। ठीक उसी वक्त दरवाज़ा खुला और नफीसा बेगम अंदर आई। उन्होंने रूटीन के मुताबिक मेहरू का नाम पुकारा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो चुपचाप से बाहर चली गई। हवेली के कायदे कानून बहुत सख्त थे, खासकर लड़कियों के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती थी। ये पहली बार था जब मेहरू जाग रही थी, पर सोने का नाटक कर रही थी। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि सांसें फूल रही थी। सोने की कोशिश में भी आदिल का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। दिल में बस एक ही डर बैठा था, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। वो दुआएं मांग रही थी कि ऐसा कुछ ना हो। साथ ही वो ये सोचकर भी हैरान थी कि आदिल के पास ऐसी कौन सी दवा या चीज़ होगी जिससे प्रेगनेंसी रुक सकती है। इसी कश्मकश में उसकी कब आँख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब धूप उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुली। अचानक उसे याद आया कि आज उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट था जो मिस हो गया था, पर उसने खुदा का शुक्र अदा किया क्योंकि उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। असल में वो रोज़ रात 8 बजे पढ़ाई करती थी, लेकिन कल रात वो आदिल के कमरे में थी। एक और अनोखी बात यह थी कि आदिल ही उसका टीचर था जो रोज़ शाम 5 बजे उसे पढ़ाने आता था। जैसे ही वो नाश्ते की टेबल पर पहुंची, आदिल की भारी आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो सबको सलाम करता हुआ मेहरू के ठीक सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। मेहरू ने शर्म के मारे तुरंत नजरें झुका दी। उसकी पलकें काँप रही थी। आदिल ने जब उसकी ये हालत देखी तो वो मन ही मन मुस्कुराया। वो यही तो चाहता था कि मेहरू उसे देखकर वैसे ही बेचैन हो जाए जैसे वो खुद होता है। मेहरू, ज़रा वो जैम पकड़ना, आदिल ने कहा। आदिल की आवाज़ सुनते ही मेहरू का दिल 120 की रफ्तार से भागने लगा। घबराहट में उसने जैम के बजाय जूस का गिलास आदिल की तरफ बढ़ा दिया। टेबल पर बैठे सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। क्या हुआ तुम्हें? रात को सोई नहीं क्या? तुम्हारा मोबाइल तो मेरे पास ही था। नफीसा बेगम ने फौरन उसे टोका। उन्हें लगा कि शायद नींद पूरी न होने की वजह से ही वो ऐसी हरकतें कर रही है। मेरू ने हड़बड़ाकर कहा, अम्मी, मैं कसम खाती हूँ, मैं कल जल्दी सो गई थी। खुद को बचाने के चक्कर में उसने झूठी कसम भी खा ली, पर दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी कि कौन सा उसने मोबाइल चलाया था। वो तो एक अलग ही सीन था जिसकी वजह से उसकी नींद उड़ी थी, और उस सीन के बारे में वो फिलहाल किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। आदिल ने खुद आगे बढ़कर जैम उठा लिया। अब टेबल के नीचे उसके पैर मेहरू के पैरों को टच कर रहे थे। मेहरू बार बार अपनी पोजीशन बदल रही थी क्योंकि उसके दिल की हालत बिगड़ने लगी थी। एक अजीब सा नशा उसके जहन पर छाने लगा था और उसे उस शख्स की तलब महसूस हो रही थी जो कल रात उसकी चाहत में पागल हो रहा था। अम्मी, मेरा पेट भर गया,
मैं अपने रूम में जा रही हूँ। उसने अचानक उठते हुए कहा। तो जाओ, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? नफीसा बेगम ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तभी आदिल की आवाज़ आई। आज शाम 6 बजे मेरे कमरे में आ जाना। ऑफिस से थोड़ा लेट हो जाऊंगा। कमरे में जाने की क्या ज़रूरत है? तुम उसे ड्राइंग रूम में ही पढ़ाया करो। दादी ने फौरन रोकते हुए अपनी राय दी। दादी, वो ड्राइंग रूम नहीं, स्टडी रूम होता है। ठीक है, मैं वही पढ़ा लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आदिल ने कंधे उचकाते हुए बड़े कुल अंदाज में कहा। उसे ना तो गुस्सा आता था और ना ही वो कभी कंफ्यूज होता था। मेहरू दिल ही दिल में उसकी एक्टिंग देखकर हैरान थे। इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी, पता नहीं क्यों कल रात मैं उनके कमरे में गई। अगर मुझे पता होता कि मेरे करीब आने से इन्हें करंट लगेगा तो मैं कभी उनके पास न जाती। पर मैं भी क्या करती, बहुत डर गई थी। वो खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। सोचते सोचते उसका सिर फटने लगा कि वो ऐसा क्या करे कि आदिल का सामना ना करना पड़े, जो अब नामुमकिन लग रहा था। ठीक शाम 6 बजे आदिल घर आए। उसकी नज़रें मेहरू को ही ढूंढ रही थी, जिस पर अभी कल ही उसकी मोहब्बत का रंग चढ़ा था। उसने देखा कि मेहरू किचन में अपनी अम्मी के पास खड़ी बर्गर बना रही है। पढ़ाई में उसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, पर कुकिंग उसे बहुत पसंद थी। हर वीकेंड वो नई डिश ट्राई करती और सबसे पहले आदिल को ही टेस्ट करवाती। वह आदिल को अपना मंगेतर मानती थी, इसलिए बड़े जोश में उसके कमरे में जाकर कहती, देखिए ना, मैंने आज क्या बनाया है, और उसके पास ही बैठ जाती। कभी उसका हाथ आदिल से टच हो जाता तो आदिल बेचैन हो उठता, पर आज वही बेचैनी मेहरू को महसूस हो रही थी। ये सब यही छोड़ो और स्टडी रूम में आओ। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। आदिल ने हुक्म सुनाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। चलो बच्चे, तुम ये छोड़ो, तुम्हारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है, उस पर ध्यान दो। ये सब मैं कर लूँगी। नफीसा बेगम ने उससे सामान लिया और उसे किचन से बाहर धकेल दिया। मेरू के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। सब जैसे उसके मुंह में ही जम गए थे। किताबें उठाकर सर झुकाती हुई स्टडी रूम में दाखिल हुई। वहाँ आदिल पहले से ही कुर्सी का सहारा लेकर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। मेरू के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसे परेशान देखकर आदिल ने तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अभी तुम्हारी पढ़ाई का टाइम है, तो सारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रखो। आदिल ने संजीदगी से बात आगे बढ़ाई। आज फिर तुमने क्लास मिस कर दी। प्रिंसिपल का कॉल आया था, वो काफ़ी नाराज़ हो रही थी। मेहरू ने तुरंत पलट कर कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, सब आपकी वजह से हुआ। अगर कल रात आपने मुझे किस न किया होता तो मैं बच्चे वाली बात को लेकर इतनी परेशान ना होती। और सुन लीजिए, अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया तो मैं इसे आपकी गोद में फेंक दूंगी। अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ, बच्चे की परवरिश कैसे करूँगी? ये कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। आदिल का दिल किया कि वह अपना सिर पीट ले। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़की अब तक उसकी बातों को इतना सीरियस लेकर बैठी। वो उसके पास झुका और फिक्र जताते हुए पूछा, क्या तुमने यूट्यूब पर सर्च नहीं किया? नहीं, आपने ही तो मना किया था कि वह गंदी बातें बताते। अगर मेरा दिमाग उन बातों में खुल जाता तो पढ़ाई तो दिमाग से निकल ही जाती। उसने सुबकते हुए अपने नाक पोंछकर जवाब दिया, ठीक है, तुम रात को मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। फिलहाल पढ़ाई पर फोकस करो। मेहरू अपनी जिद पर अड़ गए। आप बहुत मतलबी है, मुझे अभी सॉल्यूशन बताइए, वरना मुझे पढ़ना ही नहीं है। आदिल ने उसे सख्त लहजे में याद दिलाया, तुम जानती हो कि पढ़ाई को लेकर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। पढ़ाई में तो मेरा वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेहरू ने ये बात मन ही मन कही। जल्दी किताबें खोलो, वरना फिर से पूरी रात बाहर खड़ा रखूंगा, आदिल ने धमकी दी। 1 महीने पहले वाली सज़ा याद आते ही मेहरू फौरन किताबें खोलकर बैठ गई। उसके सामने साइंस की बुक थी, जो उसे कुछ समझ नहीं आता था। हालांकि आदिल ने पिछले हफ्ते ही उसे सब समझाया था और टेस्ट भी लिया था, पर वो जितनी जल्दी समझती थी उतनी ही जल्दी भूल भी जाती थी। वह बुक्स को टुकुर टुकुर देखी जा रही थी और बुदबुदाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज की रात भी बाहर ही गुजरेगी। क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया। आदिल ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या मैंने कुछ कहा? बिल्कुल नहीं। वह अनजान बनते हुए फिर से बुक्स घूरने लगी। आदिल ने उठते हुए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी करो और मुझे टेस्ट दो। इतना कहकर वह बुक रैक के पास जाकर खड़ा हो गया। काफ़ी समय बीत गया था और उसने किताबों को हाथ तक नहीं लगाया था। वैसे तो वह पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपनी बीवी की तरफ था। वह अपना मोबाइल निकालकर बड़े जोश के साथ किसी को मैसेज टाइप करने में बिजी थी। चैटिंग बाद में करना, फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दो, उसने टोकते हुए कहा। जी, वही कर रही हूँ। अपनी एक फ्रेंड से नोट्स मांग रही थी, उसने जवाब दिया।
जो नोट्स मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ है? वही तो मैंने अपने दोस्त को दिए थे, बस उसी से वापस ले रही हूँ। हालांकि सच तो कुछ और ही था। उसने जो मैसेज टाइप किया था उसे सोचकर वो खुद भी शर्मिंदा हो रही थी। उसने लिखा था, मुझे बताओ कि कोई ऐसा तरीका है जिससे इस टेस्ट से जान छूट जाए, वरना आज पूरी रात मुझे बाहर गुजारनी पड़ेगी। सामने से उसकी दोस्त का जवाब आया, अपने शोहर को बहकाओ, उन्हें प्यार की राह पर ले जाओ, वो तुम्हारा टेस्ट नहीं लेंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। उसकी सहेली ने उसे मुफ्त का मशवरा दिया था, पर मैं उन्हें कैसे बहकाऊं? अरे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस उन्हें हल्का सा किस करना, लेकिन उससे पहले अपना हाथ उनकी थाइस पर रखकर धीरे से सहलाना और अपनी नशीली नज़रों से उनकी ओर देखना। मैसेज पढ़ते ही उसने झट से मोबाइल की स्क्रीन बंद की और उसे उल्टा करके साइड में रख दिया। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। उसकी हालत देखकर आदिल को शक हुआ। उसने पूछा, किसका मैसेज था? दिखाओ मुझे। किसी का नहीं, मेरी फ्रेंड का मैसेज था, और मैं अपनी पर्सनल चैट किसी को नहीं दिखाती। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लड़कियों की अपनी 1000 बातें होती है। ठीक है ठीक है, ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से नोट्स निकालो। उसने मासूमियत से कहा, क्या आपको मुझसे ज़रा सा भी प्यार नहीं है आदिल जी? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी झांसे में आ जाऊंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं आपको कोई झांसा नहीं दे रही, बस एक सवाल कर रही हूँ। ये कहते हुए अपनी जगह से उठी, एक खास अंदाज में अपनी किताब साइड में रखी और सीधे आदिल की गोद में जाकर बैठ गई। आदिल इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं था। वह बस खाली नज़रों से उस हसीना को देख रहा था, जिसकी धड़कनें अब आदिल को महसूस हो रही थी। उसकी जिस्म की नरमी महसूस करते ही आदिल के अंदर जैसे आग लग गई, एक ऐसी तपिश जिसने उसके पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ये सब क्या है? आदिल की आवाज़ में एक थरथराहट थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे से उसके चेहरे की ओर झुकी, आदिल के चेहरे को अपने हाथों के घेरे में लिया और उसके होठों को किस करने लगी। वह बड़ी नज़ाकत से उसे प्यार कर रही थी। आदिल धीरे धीरे अपने होश खोने लगा। उसके दिमाग से पढ़ाई, टेस्ट की सारी बातें हवा हो गई। उसे बस इतना याद था कि उसके सामने प्यार लुटाती है औरत उसकी बीवी है। अगले ही पल आदिल ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया और बेदर्दी से सोफे की ओर धकेल दिया। वह पूरी तरह उस पर हावी हो गया था और उसकी गर्दन पर प्यार के वो निशान छोड़ने लगा जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से कंसीलर की मदद से छिपाया था। आज पूरा दिन घरवालों के सामने वो बड़ी सी चादर ओढ़कर घूमती रही, ताकि किसी की नज़र उन निशानों पर ना पड़ जाए। अगर अम्मी देख लेती तो शामत आ जाती, पर अब कंसीलर हट चुका था और नए निशानों की जगह बन रही थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वह आदिल के अंदर सोए हुए जुनून को जगह देगी। आदिल जी, मुझे पढ़ाई करनी है, उसने धीरे से कहा, लेकिन अब मुझे तुमसे प्यार करना है। आदिल ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की ओर देखा। वो सब दोबारा करो ना प्लीज़, उसने नज़रें चुराते हुए पूछा। क्या दोबारा करो? वही जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। जिस तरह तुम मेरे पास आई, जिस तरह तुमने मुझे किस किया, बिल्कुल वैसे ही। कोई आ जाएगा, उसने बहाना बनाया। आदिल ने फौरन उठकर स्टडी रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और उसका बहाना ख़त्म कर दिया। अगर दादी को पता चला तो जान ले लेगी मेरी, उसने घबरा कर कहा। फिक्र मत करो, सब तुम्हें मासूम समझते हैं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इसका ये मतलब तो नहीं आदिल जी कि मैं उनके भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाऊँ। वो थोड़ी खपा होकर बोली, और जो तुम मेरी शराफत का फ़ायदा उठा रहे हो उसका क्या? चलो जल्दी उठो और मेरी गोद में आकर बैठो, वरना मैं इससे भी ज़्यादा बुरे तरीके से पेश आऊँगा। अभी तो सिर्फ गर्दन पर निशान है, बात नहीं मानी तो पूरे बदन पर निशान बना दूंगा। ये सुनकर उसका दिल जोर से धड़का। वो मुंह बनाते हुए उठी और आदिल की गोद में जा बैठी। उसका यह अंदाज आदिल को पागल कर रहा था। बस इतना ही होता है? उसने मासूमियत से पूछा। तो आदिल अपनी गर्दन पीछे झुकाकर जोर से हंसने लगा। आप पहले मुझे वो दवाई देंगे जिससे मैं प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि मैं 1 महीने तक आपके कमरे में नहीं आ सकती। आप बहुत चालाक हैं, मुझे पता है। आप रोज़ मुझे इसी तरह बेचैन करेंगे। कल भी आपकी वजह से मैं रात भर सो ना सकी, उसने शिकायत की। आदिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे करीब खींचा। मैं तुम्हारी वजह से पिछले कई सालों से सो नहीं पाया हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा कि वह बेचैनी कितनी जानलेवा होती है, उसने नज़रें झुकाकर पूछा। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिर्फ शादी है। अगर तुम मुझसे शादी के लिए राज़ी हो जाओ तो मैं तुम्हारी सारी बेचैनी दूर कर दूंगा। पहले आप मुझे वो दवाई दे। वह अभी भी अपनी जिद पर अड़ी थी। तुम मुझे किस करो, फिर मैं दवाई देता हूँ। आदिल उसके होठों की ओर झुका और वो कभी उसके होठों को हल्के से काटती तो कभी उसकी गर्दन और गालों को चूमने लगती। आदिल ने अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक दी। उसके सीने के बाल उसकी नज़रों के सामने थे, और मर्दों के सीने के बाल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थे। वह जैसे खुद पर काबू खोने लगी।
उसने बेसख्ता आदिल के बालों में अपनी उंगलियां फंसाई और नशे से भरी नज़रों से उसकी आंखों में देखा। वो धीरे से उसके और करीब हुई। तुम मुझे पागल कर रही हो लड़की। आदिल ने उसकी कमर पर हाथ टिकाते हुए और उसके चेहरे की ओर झुकते हुए कहा। और आप मुझे पहले ही पागल कर चुके हैं, उसने जवाब दिया और अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। मैं नहीं जानती कि ये बेचैनी कैसे खत्म होगी, बस इतना जानती हूँ कि अब सिर्फ आप ही मुझे सुकून दे सकते हैं। एक पल के लिए आदिल को लगा कि उसने इस नन्ही जान पर बहुत बड़ा सितम कर दिया है। उसे लगा कि उसे उसकी मासूमियत नहीं छीननी चाहिए थी, मगर वो क्या करता। वो खुद भी तो उसे पाने के लिए मचल रहा था। अब और इंतज़ार करना उसके बस में नहीं था। आप खामोश क्यों है? कुछ बोलिए ना। तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। उसके होठों पर अपनी मोहब्बत लुटाने के बाद आदिल ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया। देखो, किस करने से कोई प्रेग्नेंट नहीं होता और ना ही बच्चा होता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो हैरान होकर बोली। फिर आपने मुझे वो सब कहकर क्यों डराया था? मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। जब तक हस्बैंड वाइफ के बीच फिजिकल रिलेशन नहीं बनते तब तक कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं होती। ये बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो। और वो रिश्ता कब कायम होता है? उसने मासूमियत भरी बेचैनी से पूछा। जब चाहो हो सकता है, लेकिन इसका एक रूल है, शादी। बिना शादी के कोई भी फिजिकल रिलेशन मुमकिन नहीं है। फिर मुझे आपसे अभी शादी करनी है आदिल जी, वो झट से बोली। आदिल ने उसके हाथों को थामते हुए फिक्रमंद लहजे में कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो, मेरी जुनूनियत को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी। आप अभी मुझे ठीक से जानते नहीं हैं, उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ठीक है, बस सिर्फ एक शर्त पर, अगर तुम HSC अच्छे नंबरों से पास करोगे। ये तो आप मेरे साथ सरासर गलत कर रहे हैं। मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। ये कहते हुए उसकी गोद से उतरने लगे, लेकिन आदिल ने फिर से उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही, और आज जिस तरह तुमने मुझे बहकाने की कोशिश की है, दोबारा ऐसा मत करना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी चालाकियों को जान गया हूँ। हाँ हाँ, मैं समझ गई। और आप भी सुन लीजिए, मुझे भी पता चल गया है कि आप कितने शातिर हैं। जो आप रोज रात को मुझे बुलाकर तंग करने वाले थे, अब आप वो भी नहीं कर पाएंगे। आदिल मुस्कुराया। मुझे तुम्हें बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद दौड़कर मेरे पास आओगे। यह आपकी गलतफहमी है, आपने मुझे हल्के में लिया है। मैं आपसे भी ज़्यादा सख्त हूँ। अपने बाल झटकती हुई वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। उसका मूड अचानक खराब हो गया था, शायद इसलिए क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। उधर आदिल ने भी फैसला कर लिया था कि वो दादी से जाकर उनकी रुखसती की बात करेगा, क्योंकि अब सब्र करना उसके लिए नामुमकिन था। रात के 12:30 बजे थे। मेहरू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बेमकसद कमरे में टहलती रही और जब बोर होने लगी तो बाहर लाउंज में आकर टीवी देखने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सिर के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। जैसे ही उसने गर्दन ऊपर उठाई, आदिल ने बड़ी फुर्ती से उसके होठों पर एक हल्का सा किस कर लिया। मेहरू बौखला गई और घबराकर चारों तरफ देखने लगी। शुक्र था कि वहाँ कोई नहीं था। टेंशन मत लो, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है, आदिल ने शरारत से कहा। आप भी यहाँ से चले जाइए, उसने मुंह फुलाकर कहा। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज़ होने लगी? हमारा ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है कि मैं रूठ कर बैठ जाऊँ। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। आदिल ने प्यार से उसकी छोटी सी नाक खींची। आप मुझसे बात मत कीजिए, मैं वाकई नाराज़ हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी ज़िंदगी का इतना अहम दिन और आपने। उसके शब्द अधूरे ही रह गए, क्योंकि अचानक चारों तरफ से हैप्पी बर्थडे की आवाज़ें गूंजने लगी। हर साल उसे रात 12 बजे उसका सबसे पसंदीदा शख्स यानी आदिल ही विश करता था, लेकिन आज रात 12 बजने के बाद वह इंतज़ार करती रही और आदिल ने उसे विश नहीं किया था। आधा घंटा बीत चुका था और उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि आदिल ने इतनी शानदार तरीके से उसकी बर्थडे का प्लान बनाया है। शायद हवेली के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी का बर्थडे इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा था। दादी और बाकी सभी घरवाले भी वहाँ मौजूद थे। नफीसा बेगम ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और ढेरों दुआएं दी। मेरू ही उनकी पूरी दुनिया थी। सालों पहले एक हादसे में उनके शौहर का इंतकाल हुआ था। उनके जाने के बाद उन्होंने मेहरू की खातिर दूसरी शादी नहीं की और अपनी पूरी ज़िंदगी उसके नाम कर दी। बरसों से वे सब एक ही हवेली में जॉइंट फैमिली की तरह रह रहे थे। आदिल उसके ताया का बेटा था। वो स्वभाव से काफ़ी सख्त, जिद्दी और तेज़ गुस्से वाला था, लेकिन मेहरू के मामले में उसका गुस्सा जैसे हवा हो जाता था। उसने कभी भी उससे सख्ती से बात नहीं की थी। अगर वो कभी कोई बड़ी गलती कर भी देती तो आदिल बस उसे डांट देता और फिर फौरन ही उसे मनाने के लिए कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाता तो कभी कोई गिफ्ट ले आता।
जब भी वो दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर जाता तो वापसी में अपनी बीवी के लिए वहाँ की फेमस चीज़ लाना कभी नहीं भूलता था। आदिल को बचपन से पता था कि ये लड़की उसके निकाह में है, इसलिए उसके जज्बात हमेशा से मेहरू के लिए गहरे थे। बस मेहरू ही थी जो अब तक इस रिश्ते की गहराई को समझ नहीं पाई थी। लेकिन अब जब उसे हर बात का एहसास हो रहा था तो उसके दिल की हालत भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसी रात आदिल शाह ने सबके सामने अपनी बात रख दी। उसने साफ लहजे में कहा, मैं अब रुखसती चाहता हूँ। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ गलत कर बैठूँ या फैमिली की रवायत को ख़राब करूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात को सीरियसली लें और उसे मेरे साथ रुखसत कर दें। दादा ने सीरियस होकर अपने पोते की तरफ देखा। उन्हें खुशी हुई कि आदिल ने कोई गलत रास्ता चुनने के बजाय डायरेक्ट उनसे बात की। वही नफीसा बेगम थोड़ी परेशान थी। उनकी बेटी अभी काफ़ी छोटी और नासमझ थी। उसे नहीं पता था कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। वो तो खुद अभी एक बच्ची थी, तो शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी। उन्होंने कुछ बोलना चाहा, पर आदिल ने उन्हें तसल्ली देते हुए चुप करा दिया। आप फिक्र मत करें, मैं उसके मेंटल लेवल को जानता हूँ और उसे वैसे ही ट्रीट करूँगा। काफ़ी सोचने के बाद दादाजी ने अपना फाइनल फैसला सुनाया। तुम 2 साल वेट करो। इन 2 सालों के लिए उन्होंने आदिल को एक बिजनेस ट्रिप के लिए अमेरिका भेज दिया। पहले तो उन्होंने कहा था कि ट्रिप सिर्फ 2 दिन का है, पर वहाँ जाकर आदिल को समझ आया कि वो 2 साल के लिए यहाँ फंस गया है। दादाजी की इस चालाकी पर उसे गुस्सा भी आया और हैरानी भी कि वो बेवकूफ़ कैसे बन गया। दूसरी तरफ मेहरू भी आदिल से चिढ़ गई थी, क्योंकि वो उससे मिले बिना ही चला गया था। बर्थडे के बाद आदिल उसे दोबारा दिखा ही नहीं। दादाजी ने उसे बिजनेस में बिजी रखा और फिर अचानक अमेरिका भेज दिया। बाद में जब आदिल ने मेहरू को कॉल करने की कोशिश की तो उसने एक भी कॉल नहीं उठाई। जब नफीसा बेगम ने उसे बात करने के लिए बुलाया तो उसने जानबूझकर कॉल काट दी और माँ से कह दिया कि लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। आदिल उसकी इस चालाकी पर गुस्से से तिलमिलाकर रह गया। एक तो वो लड़की उससे दूर थी और ऊपर से दादाजी ने उसे वहाँ फंसा दिया था। वो बेबस था। उसने वहीं बैठकर एक बड़ा फैसला लिया कि वापस आते ही वो सारी जायदाद अपने नाम कराएगा और सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में लेगा, ताकि फिर कभी कोई उसे इस तरह ट्रैप ना कर सके। नफीसा बेगम अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर स्ट्रिक हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आदिल 2 साल बाद लौटते ही रुखसती मांगेगा। वो ठीक उसी दिन वापस आ रहा था जिस दिन मेरू का बर्थडे था। आदिल ने पहले ही दादू को कह दिया था कि आप शादी के सारे अरेंजमेंट कर लेना, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के बर्थडे पर ही उसे रुखसत करा के ले जाऊंगा और तब कोई बहाना नहीं सुनूंगा। दादाजी ने बात टालने के लिए कहा, रुखसती तब तक नहीं होगी जब तक मेरी पोती ना चाहे। मैं उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता। मेरे साथ भी तो आपने ज़बरदस्ती की थी। आपने मुझ पर जुल्म किया, जो मुझे इतनी दूर भेज दिया, और अब वापसी के रास्ते भी बंद कर रखे हैं। आदिल गुस्से से भर गया। मुझे एक बार वापस आने दे, आप सबसे हिसाब बराबर करूंगा। उसे वहाँ गए हुए अभी 1 साल ही हुआ था। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी और दिन बहुत लंबे और तपिश भरे होने लगे थे। गर्मी की वजह से मेरू दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। बस रात में जब थोड़ी ठंडक होती तो वो लॉन में टहलने चली जाती। एक रात वो हमेशा की तरह लॉन में वॉक कर रही थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर साइड में खींच लिया। उसने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही दबकर रह गई। तभी एक जानी पहचानी खुशबू उसके करीब आई और जब उसने हैरत से अपनी पलकें उठाई तो देखा कि आदिल सामने खड़ा था। वो पहले से कहीं ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और चेहरे पर बढ़ी हुई हल्की सी दाढ़ी उसके लुक्स को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। आप यहाँ? मेहरू ने बड़ी मुश्किल से धीमी आवाज़ में पूछा। आदिल ने फौरन सवाल किया, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही हो? मेहरू ने पलट कर कहा, क्या आप ये सब कहने के लिए यहाँ आए? दादू ने तो कहा था कि आप 2 साल के लिए बाहर गए हैं। आदिल ने झुंझलाते हुए कहा, दादाजी की बात छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम मुझे लगातार इग्नोर क्यों कर रही हो? ना तुम फ़ोन उठाती हो और ऊपर से तुमने मुझे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से भी ब्लॉक कर रखा है। यहाँ तक कि जब तुम्हारी अम्मी बात कराने की कोशिश करती है तब भी तुम कॉल काट देती हो। आदिल गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन मेहरू ने भी अपनी भड़ास निकाल दी। आपने भी तो मेरे साथ गलत किया था। पहले अपने मतलब के लिए मुझे यूज़ किया और फिर अचानक गायब हो गए। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितना बुरा लगा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। आदिल को धक्का लगा और वो सदमे में बोला, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? मेहरू ने रोते हुए कहा, आपने यही तो किया है। जब आपको ज़रूरत थी तो मेरे आगे पीछे घूमते थे और फिर एकदम से मुझे छोड़कर चले गए। आदिल ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम जानती हो कि मुझे दादाजी ने ज़बरदस्ती भेजा था और मैं जाना नहीं चाहता था। मैंने उनसे रुखसती की बात भी की थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती वो तुम्हें मेरे साथ नहीं भेजेंगे। अब बताओ मैं क्या करता?
तो फिर आप मेरे 18 साल के होने का इंतज़ार करें। तब तक ना मेरे करीब आए और ना ही मुझे हाथ लगाए। अभी भी दूर होकर बात करें, वरना मैं चीख कर दादू को बुला लूँगी और फिर आपकी सज़ा डबल हो जाएगी। आदिल ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? मेहरू ने जवाब दिया, नहीं, मैं बस आपको सच बता रही हूँ। आदिल ने जाते जाते कहा, ठीक है, मेरी आखिरी बात सुन लो। मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करता हूँ और निकाह सिर्फ तुमसे ही करूँगा। खुद को तैयार रखना, क्योंकि इस बार तुम्हें मुझसे भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अपना ख्याल रखना प्यारी लड़की। तुम्हें देखकर दिल को ठंडक मिल गई। उसके गालों को हल्के से खींचकर वो खामोशी से चला गया। मेहरू काफ़ी देर तक उसे जाते हुए देखती रही और फिर कमरे में जाकर खूब रोई। उसे एहसास हो गया था कि वो भी आदिल से मोहब्बत करने लगी है। उसने कैलेंडर देखा तो पता चला कि उसके बर्थडे में अभी 3 दिन बाकी है और वो बर्थडे मनाए बिना ही चला गया था। लेकिन आदिल उसका बर्थडे भूला नहीं था। उसने मेहरू के लिए ढेर सारे गिफ्ट भेजे और साथ में एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी जिसमें उसने अपने दिल की बात कही थी। मेहरू कई दिनों तक उस वीडियो को बार बार देखती रही, लेकिन जब आदिल का कॉल आया तो उसने बड़े एहसान जताने वाले अंदाज में कहा, मैंने वो वीडियो बस एक बार सरसरी सी देखी है, अच्छी थी। आदिल फीकी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है मेरी जान, जितना तंग करना है कर लो, क्योंकि इसके बाद तंग करने की बारी मेरी होगी। मैं आपको मौका ही नहीं दूंगी। मुझे अभी रुखसती ही नहीं करनी। जब तक मैं 24 साल की नहीं हो जाती तब तक तो आप भूल ही जाइए। मतलब तुम चाहती हो कि मैं बुढ़ा हो जाऊँ? ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। जब से मेहरू ने आदिल को अनब्लॉक किया था, हर 2-3 दिन में उनकी हल्की फुल्की नोकझोंक होती रहती थी, जिसे दोनों काफ़ी इंजॉय करते थे। कब मेहरू की पसंद इश्क में बदल गई उसे खुद भी पता नहीं चला। आखिर 2 साल बाद जब आदिल हवेली वापस आया तो मेहरू लगातार उसके चेहरे को ही निहारती रही, जैसे उसका दिल ही नहीं भर रहा हो। आदिल ने 2 बार उसकी तरफ देखा पर उसने अपनी नज़रें नहीं हटाई। लेकिन जैसे ही आदिल ने रुखसती की बात छेड़ी, मेहरू ने साफ मना कर दिया। ये सुनकर आदिल के तन बदन में आग लग गई। उसी शाम वो सीधा उसके कमरे में पहुंचा और गरज कर बोला, तुमने रुखसती से इनकार क्यों किया? आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? मेरी मर्जी, मेहरू ने बेपरवाही से कहा। हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अभी और इसी वक्त दादाजी को जाकर हाँ करो। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे? आदिल ने बेबसी से मेहरू के चेहरे को देखा और अपना गुस्सा दीवार पर मुक्का मार कर निकाला। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो कभी खुद से नज़रें नहीं मिला पाऊंगा। इतना कहकर वो लंबे लंबे कदम भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। 2 दिन बाद उसे खबर मिली कि मैडम ने एहसान जताते हुए शादी के लिए हाँ कर दी है। तकरीबन 1 महीने बाद दोनों की धूमधाम से शादी हुई। इन 2 सालों में मेहरू भी हर वक्त आदिल के बारे में ही सोचती रहती थी। यहाँ तक कि दादी से भी उसी के बारे में बातें करती थी। उसके दिल में आदिल की मोहब्बत की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी थी। सुहागरात पर मेहरू खुद को बहुत स्ट्रांग बनाकर कमरे में आई थी, लेकिन आदिल के सामने आते ही उसकी सारी हिम्मत जवाब दी गई। वो फिर से वही डरी सहमी मेहरू बन गई, जो आदिल की जुनूनियत और नज़दीकी के ख्याल से ही कांपने लगती थी। आदिल ने जब उसे इस तरह सहमा हुआ देखा तो मन ही मन उसकी नज़र उतारी। आज मेहरू के रूप में एक अलग ही निखार था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो 18 साल की हो चुकी थी और कानूनी तौर पर भी शादी के काबिल थी। आज आदिल जी खोलकर उस पर अपना प्यार लुटा सकता था और उसे कोई पछतावा भी नहीं था। उसने ये 2 साल बहुत मुश्किल से काटे थे, पर अब सब्र का फल उसके सामने था। क्या मुझे इजाज़त है? आदिल ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अगर मैं इनकार करूँ तो आपका हुक्म सर आंखों पर, आदिल ने नरमी से कहा। आदिल की यही बात तो उसे सबसे अच्छी लगती थी। वह आगे बढ़कर आदिल के गले लग गई। आदिल को अपना जवाब मिल चुका था। उसने मेहरू को अपने बाहों में कस लिया। खिड़की के बाहर चमकता चांद भी उनके इस मिलन पर मुस्कुरा रहा था। प्यार में पाने की जिद से कहीं ज़्यादा कीमती उसे संभालने का सलीका होता है। सब्र जितना लंबा और गहरा होता है, मिलन का एहसास उतना ही मुकम्मल और खूबसूरत होता है। उम्मीद है कि आदिल और मेहरू की ये प्यारी सी लव स्टोरी आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने किसी खास इंसान के साथ शेयर ज़रूर करें। नई कहानियों के सफ़र से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।